हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत है अपने इस लेक्चर सीरीज में। और आज अपने लेक्चर सीरीज का ये तीसरा दिन है जिसमें हम लोग जो है बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2023 में 26 मार्च को जो पेपर राज इंस्ट्रक्टर के नाम से हुआ था उसी के सोल्यूशन पर। और हमने पिछले 2 लेक्चर में 6 प्रश्नों पर डिस्कशन किया। आप हंसेंगे, थोड़ी आपको मुस्कुराहट आएगी, साहब 2 लेक्चर में 6 क्वेश्चन, लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस की है कि उस पर अन्य क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी हम लोग ने बात की है। और आगे आने वाले लेक्चर्स में जो प्रश्न क्या है आ सकते हैं वन लाइनर टाइप के, उनके सोल्यूशन भी हम डिटेल्ड में देते हुए चल रहे हैं ताकि आगे के प्रश्न आपके लिए सरल होते जाएं और आगे जब प्रश्न आए तो जवाब आपको भी पता हो। तो जल्दी ही आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे, तो लाइव जुड़कर इस श्रृंखला को पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपने लेक्चर का ये जो क्वेश्चन रहा। कौन सा? इसका जवाब हम लोग ने कल देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 6। इसका जवाब कल हम लोग ने देख लिया था। जवाब आया था C3A कि सल्फेट अटैक के लिए जिम्मेदार C3A है। और अगर आप सल्फेट अटैक से सीमेंट में बचना चाहते हैं तो C3A की प्रतिशत मात्रा को कम से कम रखिए। ठीक, तो ये हम बता चुके थे आपको कल। ठीक है, अब नेक्स्ट आज अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देखिए। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्लंप व्हेन वन हाफ ऑफ द कोन स्लाइड्स डाउन व्हाइल परफॉर्मिंग द वर्केबिलिटी टेस्ट। कह रहे हैं कि सुकार्यता परीक्षण करते समय, कौन सा परीक्षण? सुकार्यता, लेकिन इसे यूपी ट्रिपल एससी ने कार्य क्षमता परीक्षण लिखा है। आप इसे कौन सा परीक्षण कहेंगे साहब? सुकार्यता परीक्षण करते समय। आप चाहे तो कार्य क्षमता भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं हो जाएगी। हाँ, तो सुकार्यता परीक्षण करते समय कौन सा परीक्षण? सुकार्यता परीक्षण करते समय, सुकार्यता परीक्षण करते समय जब शंकु का आधा हिस्सा नीचे खिसक जाता है तो अवपात को किस प्रकार की पहचान करते हैं? देखो ऐसा है कि स्लंप का जो आकार होता है स्लंप टेस्ट में, स्लंप टेस्ट की एक जनरल जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि जो कंक्रीट का हम स्लंप टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा, इधर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये फिगर मैंने आपके लिए थोड़ा निकाल रखा है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, कंक्रीट में जो हम स्लंप टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? स्लंप टेस्ट। ये स्लंप टेस्ट जो है भारतीय मानक कोड IS 1199 के पार्ट 2 के अनुसार किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? IS 1199 के पार्ट 2 के अनुसार किया जाता है। इस टेस्ट की बात करो तो ये टेस्ट एक फील्ड टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? फील्ड टेस्ट है। फील्ड में कंक्रीट की वर्केबिलिटी बताने के लिए कैसा टेस्ट है? फील्ड टेस्ट है। अच्छा, इस फील्ड टेस्ट की बात करो तो साहब इसका ऑपरेटस भी बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा भारी नहीं होता। ये पोर्टेबल ऑपरेटस होता है, आसानी से कहीं ले आया जा सकता है। तो ऑपरेटस में होता क्या क्या है साहब? इस ऑपरेटस में अगर बात करें तो इस ऑपरेटस में यहां एक ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि साहब ये है लोहे की चादर जिसकी मोटाई है 1.66 mm। इस चादर को हमने ऐसे फोल्ड कर रखा है, ऐसे फोल्ड कर रखा है, और फोल्ड करके हमने क्या बना दिया? एक शंकु बना दिया। असल में शंकु शेप इसका शंक्वाकार नहीं होता, लेकिन आप ऐसे समझिए शंकु बना दिया जिसका टॉप डायामीटर, क्या टॉप डायामीटर, ये टॉप पर डायामीटर 10 है, बॉटम पर 20 है, और इसकी हाइट जो है वो 30 है। तो हम एक ऐसा क्या बना लेते हैं? शंक्वाकार ऑपरेटस बना लेते हैं। लेकिन इस ऑपरेटस का शेप शंक्वाकार नहीं होता, बल्कि इस ऑपरेटस का शेप जो है, अगर शेप की बात करो साहब, तो इस ऑपरेटस के शेप की अगर हम चर्चा करें तो इस ऑपरेटस का शेप जो है, शेप, इसको हम फ्रुस्टम शेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रुस्टम शेप। क्या बोलते हैं भाई? फ्रुस्टम शेप। क्या बोलते हैं? फ्रुस्टम शेप बोलते हैं। ये एक नाम आप दे सकते हैं इसको। ये पूरी तरह शंक्वाकार नहीं है, एक ऐसा ऑपरेटस बनाते हैं जिसका टॉप डायामीटर अगर बात करिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। सारे डायमेंशन यहां सेंटीमीटर में है। 10, बॉटम डाया 20, और ये जो हाइट है ये, टॉप डाया, बॉटम डाया और हाइट, इन तीनों की अगर बात करनी हो तो आप बता दीजिए 10, 20 और 30। 10, 20 और 30 बता सकते हैं। आप कह दीजिए कि भैया 10 होता है, 20 होता है, और कितना होता है? 30 होता है। ठीक, सारे डायमेंशन किस में लिख रखे हैं? सेंटीमीटर में लिख रखे हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ये 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये टॉप से हैंडल की जो हाइट लेते हैं साहब, ये हैंडल की हाइट कौन सी लेते हैं? ये हाइट 10 सेंटीमीटर ली जाती है। कितनी लेते हैं? 10 सेंटीमीटर। कितना लेकर चलते हैं भाई? 10 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं साहब ये किसका बना हुआ है? ये जो स्टील की प्लेट का बना हुआ है, सॉरी, जो स्टील की प्लेट का क्या हुआ है? बना हुआ है स्टील सीट। और इस स्टील सीट की थिकनेस जो है, थिकनेस ये 1.66 mm है। कितना है? 1.66 mm। हाँ जी, इस शेप का आप बना रखे हैं। आप इस सीट का इस्तेमाल करके ये बना के रखते हैं। ठीक,
अच्छा, इसके साथ और इस्तेमाल क्या होता है साहब, और इसके साथ क्या क्या उपकरण इस्तेमाल होते हैं? दूसरा ऑपरेटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, देखो ये तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, शेप पूछा जाता है, इसका डायमेंशन पूछा जाता है, तो बता दीजिए स्लंब कोण ऑपरेटर्स का शेप ये होता है, साइज ये होता है। कैसा टेस्ट है? फील्ड टेस्ट है। दूसरी बात कर लीजिए, इसमें जो दूसरा ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है वो है टैंपिंग रॉड। क्या है? टैंपिंग रॉड। और इस टैंपिंग रॉड की अगर बात करनी हो तो साहब इस टैंपिंग रॉड की अगर चर्चा करें हम लोग तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 60, कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करो तो लेंथ कितना होगा? लेंथ की बात करो तो लेंथ कितना होगा? तो लेंथ होता है भैया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? डाया की, तो इसके इस टेपर्ड एंड का डाया होता है। अगर डाया की बात कर लो तो डाया की बात कर लो, और अगर डाया के बजाय आप किसकी बात करना चाहो, एरिया की, तो निकाल लीजिएगा 16 mm डाया होता है। हाँ, तो 16 mm डाया का, 60 सेंटीमीटर लंबाई का, ये हम इस्तेमाल करते हैं टैंपिंग रॉड। क्या यूज करते हैं? टैंपिंग रॉड इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं साहब? हैंड स्कूप इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं? हैंड स्कूप इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट में हम। हैंड स्कूप क्या है साहब? कंक्रीट का सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपसे एग्जाम में हैंड स्कूप की लेंथ पूछता है। क्या पूछता है? हैंड स्कूप की लेंथ। क्या पूछता है भाई? हैंड स्कूप की लेंथ। तो तीसरा ऑपरेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट द हैंड स्कूप। हैंड स्कूप इस्तेमाल करते हैं। और हैंड स्कूप की लेंथ कितनी होती है? हैंड स्कूप मतलब समझते हैं, एक तरह का चम्मच है जिससे आप कंक्रीट का सैंपल ऐसे इकट्ठा करके ले आएंगे। तो इसकी लेंथ की बात करो तो 152 mm होती है। कितनी होती है? 152 mm होती है। आपकी भाषा में एक तरह से करछी है आपके लिए कंक्रीट का सैंपल कलेक्ट करने का। ठीक, ऐसे समझ लो। ठीक, अच्छा अब आओ साहब, आपने बता दिया कि पहला ऑपरेटर्स ये है, सॉरी पहला ऑपरेटर्स ये है स्लंब कोण, दूसरा ऑपरेटर्स क्या है? टैंपिंग रॉड, और तीसरा ऑपरेटर्स आपने बता दिया साहब कि तीसरा ऑपरेटर्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका? हैंड स्कूप का इस्तेमाल करते हैं। चौथा ऑपरेटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं फोर्थ, एक इंपरवियस शीट होती है। इंपरवियस सीट, हाँ जी, मेटेलिक सीट होती है। ये क्या है भाई? इसी सीट को आप यहां क्या करते हैं? इसी सीट को आप इस स्लंब कोण ऑपरेटर्स के नीचे यहां प्लेस करते हैं और इसके ऊपर इस स्लंब कोण ऑपरेटर्स को फिट करके रखकर इसमें कंक्रीट का सैंपल भर के आप इसको उठाकर औपात का मान पता करते हैं। तो एक जनरल जानकारी आपके लिए यही है। अब दूसरी बात है, थोड़ी सी हम एक और चर्चा कर लेते हैं, एक जनरल रफ ओवरव्यू इस पूरे टेस्ट का देते हुए चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साहब। नेक्स्ट बात में अगर चलिए तो याद रखिएगा कि ये टेस्ट मीडियम वर्केबिलिटी की कंक्रीट के लिए सुटेबल है। तो क्या बताइए? दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर मीडियम वर्केबिलिटी, मध्यम सुकार्यता, मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट, मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट, मध्यम सुकार्यता वाली कंक्रीट के लिए ये सुटेबल है। किसके लिए सुटेबल है? मीडियम वर्केबिलिटी की कंक्रीट के लिए सुटेबल है। बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी की कंक्रीट के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं होता और बहुत कम वर्केबिलिटी की कंक्रीट के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, मीडियम वर्केबिलिटी की कंक्रीट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब साहब नेक्स्ट बात आती है कि आपने इतना सब तो बता दिया हमको, अब हमको एक और चीज बता दीजिए, क्या अगर मान लीजिए ज्यादा वर्केबिलिटी हो, कम वर्केबिलिटी हो, किस केस में कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? देखो ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि साहब आप समझो करना क्या होता है आपको। आप सबसे पहले जिस कंक्रीट का वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं, जिसका आपको स्लंप वैल्यू चाहिए, आप सबसे पहले इंपरवियस प्लेट को एक कहां वाइब्रेशनलेस प्लेस पर इकट्ठा करेंगे और यहां पर अपने उस स्लंप कोण ऑपरेटर्स को क्या कर देंगे? अटैच करेंगे। ठीक, ये रहा आपका वो स्लंप कोण ऑपरेटर्स, आप यहां इसे रख देंगे इस इंपरवियस शीट पे। इसके बाद क्या करेंगे? हैंड स्कूप की सहायता से इसके अंदर सैंपल भरेंगे। सैंपल भर के सतह को क्या कर लेंगे? समतल कर लेंगे। समतल कर लेने के बाद इसको आप प्योर वर्टिकली उठाएंगे और उठाने के बाद इस हाइट में आई गिरावट को आप मेजर करते हैं। हाइट में आई गिरावट को आप मेजर करते हैं, लेकिन इसके लिए 3 शेप मानने होते हैं। 3 शेप मानने होते हैं। मैं एक रफ आइडिया देता हुआ चल रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल्स, क्योंकि आपको पीवाईक्यू कराना है तो जितने प्रश्न बने उन पर ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आप हाइट को गिराते हैं तो 3 तरह के शेप आपको प्राप्त होते हैं। एक शेप ऐसा प्राप्त होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल शेप होता है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट कैसा है? सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर बराबर। और ये देखो हाइट में जो गिरावट आई है यही है आपकी स्लंप वैल्यू। यही है क्या? स्लंप वैल्यू। तो साहब ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है ट्रू स्लंप। क्या कहलाता है? ट्रू स्लंप। ये पूरा का पूरा चित्र जो है हमने जो इकट्ठा किया है या जो निकाला है, ये पूरा टेस्ट हम कोड से ही निकाल के लाए हैं। पूरा फिगर ये कोड से ही निकाल के लाए हैं। दूसरा, अगर ये किसी एक तरफ अनसिमेट्रिकल है, कैसा है? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है,
तो साहब हम इसको बोलते हैं शियर स्लंप। और देखिए तीसरा जो है, अगर पूरी तरह ये क्या है, एकदम कोलैप्सिबल स्थिति में दिखाई दे, तो साहब ये तीसरा शेप हमको देखने को मिलता है, दैट द कोलैप्सिबल शेप, ये तीसरा शेप हमको देखने को मिलता है। तो आप तीन शेप देखते हैं। अब चित्र में देखिए, अपने प्रश्न में देखिए, प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि भाई जब एक तरफ आधा हिस्सा नीचे खिसक जाए, आधा हिस्सा नीचे खिसक जाए, तो बताइए किस तरह का स्लंप का शेप होगा। तो ऐसी स्थिति में स्लंप का शेप कौन सा होगा, आधा हिस्सा ही नीचे खिसका है, तो इसका मतलब कौन सा स्लंप होगा, शियर स्लंप होगा। कौन सा होगा, शियर। आपको ये चित्र देकर भी पूछ सकता था कि बताओ कौन सा शेप है, तो साहब आप बता दीजिए शियर से, शियर स्लंप है। कौन सा है, शियर स्लंप। तो आप इसका जवाब यहां शियर स्लंप दे सकते हैं। लेकिन कुछ और बातें हैं स्लंप टेस्ट में जिसे मुझे कर लेना चाहिए आपसे। एक जनरल जानकारी कर लेते हैं, एक जनरल जानकारी आपसे कर लेते हैं और जनरल जनरल बात करते हुए चलते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं साहब, ये बता दीजिए कि हम लोग ये टेस्ट जो करते हैं, इस टेस्ट के लिए बात करो तो याद रखिएगा कि ये स्लंप टेस्ट जो है, अगर कोर्स एग्रीगेट, इफ कोर्स एग्रीगेट, यदि कोर्स एग्रीगेट, मैं ऐसे लिख रहा हूं, यदि कोर्स एग्रीगेट की माप, यदि कोर्स एग्रीगेट की माप, या ऐसे बोल दीजिए साहब कि यह परीक्षण 38 mm से कम माप के, यह परीक्षण या इस परीक्षण में यह परीक्षण 38 mm से कम माप के मिलावे के लिए, मिलावा समझते हैं एग्रीगेट के लिए, माप के मिलावे के लिए उपयुक्त है। कितने mm, 38 mm से कम माप के मिलावे के लिए टेस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात एक कर लेते हैं हम लोग, दूसरी बात करें तो साहब याद रखिएगा कि यह परीक्षण वाइब्रेशनलेस स्थान पर करना चाहिए। दूसरी बात कर लो कि भैया जब कंक्रीट बनाए हैं ना, तो कंक्रीट बनाने के 2 मिनट के भीतर ये टेस्ट कंडक्ट कर लेना चाहिए। तो कंक्रीट में पानी मिलाने से 2 मिनट के भीतर यह परीक्षण कर लेना चाहिए। कितने मिनट भाई, 2 मिनट के भीतर यह परीक्षण कर लेना चाहिए। ये तो जनरल जानकारी रही इस टेस्ट की जो मैंने आपको बताई है, ये एक जनरल जानकारी रही जो मैंने आपको बताई है। अब हम लोग चलते हैं इस पर कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, एडवांटेज क्या है इस टेस्ट का, एडवांटेज पर चर्चा करो। तो एडवांटेज सबसे सरल क्या है कि भैया उपकरण कहीं भी ले जाया जा सकता है, फील्ड में आसानी से कैरी कर सकते हैं, आसानी से टेस्ट पता कर सकते हैं, और एक्चुअल में जो कंक्रीट यूज होने वाली है उसी का मान हम पता कर सकते हैं, मतलब उसके लिए स्लंप का मान पता कर सकते हैं। दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, इस टेस्ट को हम 2 मिनट के भीतर कर लेंगे, ये सब भी ठीक है। लेकिन एक बात समझिए कि इसमें स्लंप का शेप कोई भी मिल सकता है आपको, मतलब जब आप ये सैंपल उठाएंगे तो स्लंप का कोई भी आकार आपको मिल जाएगा, लेकिन तीनों आकारों में से एक मानक आकार आपके शेप के अकॉर्डिंग चुनकर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, और उसी को लेकर गणना करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अच्छा कर लिया जाएगा। लेकिन फिर अब एक बात और आती है कि साहब एक बात बताइए कि स्लंप टेस्ट में अगर हम बात करें, किसमें, स्लंप टेस्ट में अगर हम बात करें, तो स्लंप टेस्ट में टॉलरेंस लिमिट क्या है, मतलब छूट कितनी है। तो टॉलरेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट की बात करते हैं। स्लंप का मान ±5 mm तक एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाना चाहिए। कितने mm एक्यूरेसी के साथ, 5 mm एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाना चाहिए। तो एक जनरल जानकारी इतनी मैंने आपको दे दी है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी स्लंप टेस्ट के रिगार्डिंग कि भैया बता दो क्या स्थिति है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता करने के लिए देयर आर 5 टेस्ट, 5 टेस्ट है वर्केबिलिटी पता करने के लिए, और ये वर्केबिलिटी को डायरेक्टली नहीं बताता, ये कंसिस्टेंसी को बताता है, और कंसिस्टेंसी का संबंध वर्केबिलिटी से होता है। हाँ, तो आप जनरली कह दीजिए कि भैया स्लंप टेस्ट जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी को सीधे तौर पर नहीं बताता, बल्कि यह कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को बताता है, और कंसिस्टेंसी का संबंध जो है किससे है, वर्केबिलिटी से है। तो हम उससे वर्केबिलिटी का अनुमान लगाते हैं। तो यहां लिख दे रहा हूं, यह परीक्षण कंक्रीट की
कंसिस्टेंसी को बताता है, जिसका संबंध वर्कबिलिटी से। ठीक है, इतनी सारी बात आपको समझनी है जो मैंने आपको बताई है। इस टेस्ट को डेवलप किसने किया था? तो यूएसए ने डेवलप किया था। आप बता सकते हैं कि भैया यूएसए ने इस टेस्ट को डेवलप कर रखा था। ठीक है, तो इतनी एक जनरल जानकारी थी आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग। अब आपसे कभी एक प्रश्न और बन सकता है जिस पर मुझे चर्चा कर लेनी चाहिए कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता करने के लिए कितने टेस्ट हैं और कौन सी वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। देख भैया, इधर कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए कुल 5 टेस्ट हैं सामान्य तौर पर, तो हम यहां लिख रहे हैं सामान्यतः कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए 5 परीक्षण किए जाते हैं। कितने टेस्ट करते हैं हम? कुल 5 टेस्ट करते हैं, जिनमें टेस्टों के नाम क्रमशः, पहला टेस्ट जो है ये क्या नाम है भाई? स्लंप टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? स्लंप टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। और तीसरा टेस्ट जो है, हाँ, तीसरा टेस्ट हमें आपको देखने को मिलता है स्लंप टेस्ट, कंपैक्टिंग फैक्टर। तीसरा वीवी कंसिस्टोमीटर, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। पांचवा टेस्ट, चौथा टेस्ट हमें देखने को मिलता है फ्लो टेस्ट या फ्लोटेबल टेस्ट, फ्लोटेबल टेस्ट। और पांचवा टेस्ट देखने को मिलता है केलीबाल टेस्ट, केलीबाल टेस्ट। याद रखिएगा, इधर हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। ये टेस्ट जो किया जाता है, स्लंप टेस्ट जिसे आप कह रहे हैं, ये स्लंप टेस्ट हम करते हैं मीडियम वर्केबिलिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? मीडियम वर्केबिलिटी के लिए। जो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं हम, ये करते हैं लो वर्केबिलिटी। किसके लिए? लो वर्केबिलिटी के लिए। वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए। और ये जो फ्लोटेबल टेस्ट देख रहे हैं, ये फ्लोटेबल टेस्ट किया जाता है हाई एंड वेरी हाई वर्केबिलिटी, हाई एंड वेरी हाई वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के लिए। और ये जो पांचवा टेस्ट देख रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू या डन एज पर एएसटीएम, एएसटीएम अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। तो हम उसके अकॉर्डिंग ये करके चलते हैं। तो ये 5 टेस्ट हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए। आपको याद रखना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके लिए कौन सा किया जाता है। ठीक, अच्छा, इतनी बात के अलावा आपसे एक और बात पूछी जाती है एग्जाम में कि वर्केबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट का सही क्रम बताइए। तो वर्केबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इधर देखो, सबसे कम वर्केबिलिटी के लिए कौन सा? वीवी कंसिस्टोमीटर, वीवी टेस्ट। इससे ज्यादा के लिए कौन? कंपैक्टिंग फैक्टर, कंपैक्टिंग फैक्टर। इससे ज्यादा के लिए कौन किया जाता है? स्लंप। और इससे ज्यादा के लिए फ्लोटेबल। तो इस तरीके से चलता है। अब आपको ये मेंशन तो करने की आवश्यकता है नहीं कि साहब ये किसके लिए है? लो के लिए। ये किसके लिए है? सॉरी, ये वेरी लो के लिए। ये किसके लिए है? लो वर्केबिलिटी। ये किसके लिए है? मीडियम। और ये फ्लोटेबल टेस्ट हाई एंड वेरी हाई, हाई एंड वेरी हाई। ठीक, हाई एंड वेरी हाई। एक बात याद रखिएगा, इन टेस्टों का परिणाम पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या है। तो इसका परिणाम जो आता है वो सेकंड में नोट डाउन किया जाता है। जो इसका परिणाम आता है इसे हम कंपैक्टिंग फैक्टर, कंपैक्टिंग फैक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। और इस कंपैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से कम होगी, ऑलवेज लेस देन 1। तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्लंप टेस्ट का परिणाम जो आता है वो एमएम में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसमें? एमएम में। और फ्लो टेबल टेस्ट का परिणाम आता है परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी जो लिमिट की अगर बात करनी हो तो भैया फ्लो टेबल टेस्ट का परिणाम कहां से कहां तक? 0 से 150% के मध्य नोट डाउन किया जाता है। ठीक, और कंपैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू सदैव यही होती है, इससे कम होती है। तो ये चलता है इनका हिसाब किताब। आपको अगर बताना हो कभी एग्जाम में कि किस टेस्ट में यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, हाँ, यूनिट क्या है, तो यूनिट बता दीजिए साहब। हर टेस्ट में यूनिट ये चलती है। और टेस्ट का जो वर्केबिलिटी का बढ़ता क्रम है, इसके हिसाब से अगर अरेंज करना हो तो वर्केबिलिटी के बढ़ते क्रम के हिसाब से टेस्ट को ऐसे हम अरेंज करके बोल सकते हैं कि साहब इस तरीके से हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फिलहाल
एक ही प्रश्न था जिसको मैंने इतना एक्सप्लेन आउट करके आपको बताया, और इस एक्सप्लेनेशन के पीछे की वजह ये थी कि भाई ये टेस्ट हमसे पूछा गया है, सॉरी ये टेस्ट हमसे पूछा गया है कि कौन सा शेप आएगा, तो शेप तो आप सीधा सीधा IS 1199 के अकॉर्डिंग बता सकते थे, और आपसे मैं ये बात एकदम कह रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए इस बात को। एज पर या अकॉर्डिंग टू IS 199 पार्ट 2, आप इसके हिसाब से ये तीनों शेप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपसे एग्जाम में ये तीनों शेप देखकर पूछे जा सकते हैं कि कौन सा शेप आएगा। ठीक, अच्छा, फिर स्लंप टेस्ट के बारे में इस ऑपरेटर से थोड़ी बहुत कहानी पूछी जा सकती है। स्लंप टेस्ट का थोड़ा लिमिटेशन पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट पूछा जा सकता है टॉलरेंस लिमिट वगैरह क्या है, और एक बात समझ लीजिए कि डायरेक्टली किसे मेजर करता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने ये सारी कहानी आपको एक बता दी है, जो आपको एक जनरल जानकारी चाहिए थी मैंने आपको ये दे दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क शैल बी मेजर्ड इन, कह रहा है हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क को किस में मेजर करते हैं। देख भाई, हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क अगर नहीं देखे हो तो समझ लो, ऐसी जो दीवारें हम बनाते हैं इनको हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क कहते हैं, और हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क को सदैव किस में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर में। किस में मेजर करते हैं हम, मीटर स्क्वायर में। हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेजरमेंट ऑफ ब्रिकवर्क, मेजरमेंट ऑफ ब्रिकवर्क ये किसमें चलता है, तो पहला याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा, हाफ ब्रिक वॉल, हाफ ब्रिक वॉल, आधी ईंट की दीवार यानी 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर की दीवार, इसका मेजरमेंट चलता है मीटर स्क्वायर में। मेजरमेंट किस में चलता है, मेजरमेंट किस में चलता है साहब, तो इसका मेजरमेंट चलता है मीटर स्क्वायर में। और दूसरा आता है कौन सा, बात ध्यान से सुनते चलिएगा, बात ध्यान से सुनते चलिएगा, 1 ब्रिक वॉल, 1.5 ब्रिक वॉल, 2 ब्रिक वॉल एंड 2.5 ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल, समझ गए, यानी कितना, अरे भैया एक ईंट की दीवार मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ, फिर सॉरी आधी ईंट का, एक ईंट का मतलब 20, 1.5 ईंट का मतलब 30, 2 ईंट का मतलब 40 और 2.5 ईंट का मतलब 50 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रिक वॉल का मेजरमेंट जो चलता है ये चलता है मीटर क्यूब में, क्यूबिक मीटर में चलता है। नेक्स्ट बात कर लो साहब, तीसरा हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क, कौन सा, हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क, इनका जो मेजरमेंट चलता है हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क का, इनका चलता है मीटर स्क्वायर में। तो ब्रिकवर्क में आपको ये 3 बातें याद रखनी है कि साहब मेजरमेंट इस तरीके से चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्जाम में ये वाला खूब पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कहा ब्रिक वॉल का मेजरमेंट किस में चलता है, तो यूनिट बता दीजिएगा। ठीक, तो अपने प्रश्न पर वापस आइए साहब, इस तरह की ब्रिकवर्क क्या कहलाती, ये है आपका हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क, हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क। और इस हनीकॉम्ब ब्रिकवर्क का मेजरमेंट किस में चलता है, तो साहब इनका मेजरमेंट चलता है मीटर स्क्वायर में। किस में चलता है, मीटर स्क्वायर में। ठीक, अच्छा आपसे कभी और मेजरमेंट में पूछ ले, हाँ आपसे कभी और मेजरमेंट में पूछ ले कि साहब मेजरमेंट में हमको और बताइए कि भाई और क्या क्या यूनिट है, और क्या क्या यूनिट है किसकी, तो इधर याद रखिएगा क्या कि स्टोन वर्क। देखो भैया बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इलाहाबाद का आज का वर्तमान टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, और इतनी भयंकर गर्मी है कि एसी भी थोड़ी देर के लिए जवाब दे देता है। एसी भी कहता है भैया हम ना चलेंगे, हमारे बस का नहीं है। ठीक है, तो हालत यही है। लेकिन इस गर्मी के माहौल में भी मैं आपके सामने स्टूडियो में खड़ा हूं, और ये रात के लगभग 11:05 हो रहे हैं। इसकी वजह है आपसे किया हुआ कमिटमेंट, और आपके एग्जाम के पहले 1 हफ्तों के भीतर इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है। अब चाहे इसके लिए मुझे 2 घंटा पढ़ाना पड़े, चाहे 3 घंटा पढ़ाना पड़े, या पूरी रात जगना पड़े, बट आई विल केप्ट माई प्रॉमिस। ये डील डन है, और आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी जानकारी देते हुए चलूंगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे थे। मेजरमेंट का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया कि किस यूनिट में किसका मेजरमेंट चलेगा। जानकारी क्लियर है। अब चलिए, तो एक बात ये हो गई, आपसे कभी कोई पूछ ले कि भैया अर्थवर्क बताइए किस में होता है, अर्थवर्क बता दीजिए कि अर्थवर्क का जनरल मेजरमेंट किस में चलता है, मीटर क्यूब में। ठीक, एक्सकैवेशन वर्क मीटर क्यूब में,
लेकिन सरफेस ड्रेसिंग वर्क मीटर स्क्वायर में। समझ गए? आपसे कभी कोई पूछ ले कि भैया इलेक्ट्रिक कनेक्शन, तो पॉइंट्स के हिसाब से चलते हैं। वायर का मेजरमेंट किस में होता है? रनिंग मीटर में होता है। वायरिंग का रनिंग मीटर में होता है। आपसे कभी कोई ये भी पूछ सकता है कि साहब प्लास्टरिंग किस में चलता है, पेंटिंग किस में चलता है, तो मीटर स्क्वायर में चलता है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है पॉइंटिंग किस में चलता है, तो पॉइंटिंग भी मीटर स्क्वायर में चलता है। तो आप इस तरह से ये पूरा मेजरमेंट का सिस्टम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल आज ब्रिक वर्क पर चर्चा थी तो मैंने एक जनरल जानकारी आपको दे दी है। चलिए अब अपना अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है कि विच प्रपोर्शन ऑफ कंक्रीट इज सुटेबल फॉर प्लेन कंक्रीट। कह रहे हैं पीसीसी के लिए कौन सा अनुपात कंक्रीट का उपयुक्त माना जाता है। चलो मैं एक बात करता हूं आप लोग से, कंक्रीट के कितने प्रकार के मिक्स होते हैं, टाइप ऑफ मिक्स पर बात करते हैं कि कितने प्रकार का मिक्स होता है कंक्रीट का। टाइप ऑफ मिक्स, कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉमिनल मिक्स। कौन सा होता है? नॉमिनल मिक्स। और दूसरा जो होता है दैट्स द डिजाइन मिक्स। कौन सा होता है? डिजाइन मिक्स। आप कहेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं हम लोग को, हमको तो जनरल जानकारी चाहिए, आप इतनी डिटेल में बात क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं आपको समझा सकूं कि पीसीसी कार्यों में आखिर 10 मेगापास्कल स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट यानी M10 ग्रेड को ही मानक कंक्रीट के रूप में क्यों माना जाता है। कम से कम ये प्रयोग कीजिए आप, ये समझाने के लिए बातचीत है। ठीक है, अच्छा तो ये एक नॉमिनल मिक्स होती है। अब नॉमिनल मिक्स का मतलब समझिए। नॉमिनल मिक्स का मतलब है कि कंक्रीट की वह ग्रेड यानी कंक्रीट की ग्रेड जिसकी स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से कम हो या 20 मेगापास्कल के बराबर हो, आप उसे नॉमिनल मिक्स कहते हैं। और अगर कंक्रीट की ग्रेड जो है, ग्रेड ये ग्रेटर देन 20 मेगापास्कल है, M20 से बड़ी ग्रेड है, तो साहब आप इसे डिजाइन मिक्स कहते हैं। तो ये हिसाब किताब चलता है। यहां अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि यहां जो M और ये जो X लिखा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू X जो लिखा है, ये FCK है। वो भी कितने दिन पर? 28 डेज पर ऑन 150 mm क्यूब, 150 mm क्यूब। ठीक, तो ये हिसाब किताब है, वो भी किसमें है? मेगा पास्कल, MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। ये जो M लिखा है दिस इज मिक्स रेशियो। क्या है? मिक्स रेशियो। और कंक्रीट के दो तरह के मिक्स होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स होता है यानी 20 मेगापास्कल या उससे कम ग्रेड की कंक्रीट, और एक होता है डिजाइन मिक्स। ठीक, अच्छा तो कंक्रीट के इस मिक्स का डिजाइन करने के लिए कुल अपने पास 6 मेथड अवेलेबल है। अवेलेबल तो 8 मेथड हैं, लेकिन जनरली इंडिया में 6 मेथड चलते हैं, जिनमें एक सबसे बेस्ट मेथड है दैट्स द आईएस कोड मेथड। ठीक, तो 6 मेथड है, हम इन मेथड्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन, मेथड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन यानी कंक्रीट के मिक्स के अनुपात निर्धारण की विधियां। हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, मिक्स निर्धारण की विधियां। तो कुल कितनी विधियां हैं साहब? कुल पहली विधि जो आती है, याद रखिएगा, पहली जो विधि आती है दिस इज आर्बिट्रेरी मेथड। कौन सा है? आर्बिट्रेरी मेथड, स्वैच्छिक विधि। दूसरी विधि जो आती है मिनिमम वाइड मेथड। कौन सी आती है? मिनिमम वाइड मेथड। भाई साहब तीसरी विधि तो कमाल की है, नाम है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। चौथा जो विधि है ये है फाइननेस मॉडुलस मेथड, फाइननेस मॉडुलस मेथड। और पांचवी जो विधि है, फिफ्थ मेथड, आप इसका नाम देते हैं वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। इसी मेथड को 1919 में प्रोफेसर डफ अब्राहम ने आपको दिया था, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। और छठी विधि जो है इसको कहते हैं आईएस कोड मेथड। क्या बोलते हैं? आईएस कोड मेथड। और कौन सा आईएस कोड? तो इसके लिए कंक्रीट के मिक्स डिजाइन के लिए किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है? अकॉर्डिंग टू आईएस 1026-2। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 1026-2 इसके दो वर्जन है, 2009 और 2019। तो भैया ये इतने मेथड चलते हैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन के। इसके अलावा चलता है एशियाई मेथड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट मेथड डिजाइन का ये कौन सा? आईएस कोड मेथड है। अब भैया इसमें भी बात है, इसमें भी क्या बात है कि ये 5 मेथड जो है ये डिजाइन मिक्स के लिए चलते हैं, डिजाइन मिक्स के लिए। और ये आर्बिट्रेरी मेथड अकेला चलता है नॉमिनल मिक्स के लिए। किसके लिए चलता है? नॉमिनल मिक्स के लिए, नॉमिनल मिक्स के लिए। तो नॉमिनल मिक्स के लिए एक मेथड है और डिजाइन मिक्स के लिए कितने मेथड हैं? 5। अब हमारा प्रश्न जो है वो नॉमिनल मिक्स से ही है। नॉमिनल मिक्स मतलब जिसकी स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल से कम होती है, हम उसको नॉमिनल मिक्स कहते हैं। अब साहब आइए बात ध्यान से समझिए। नॉमिनल मिक्स की अगर बात करें तो याद रखिएगा
हम इसके लिए थोड़ा सा मुझे आर्बिट्रेरी मेथड आपको बताना पड़ेगा। आर्बिट्रेरी मेथड भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंक्रीट के अनुपात निर्धारण की सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि अगर कोई है भारत में तो सबसे ज्यादा आर्बिट्रेरी मेथड ही यूज होता है। यानी आप क्यों कहेंगे सबसे ज्यादा यही यूज होता है? भाई आर्बिट्रेरी ही सबसे ज्यादा क्यों यूज होता है आपका सवाल होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब बड़ा सरल है। आर्बिट्रेरी ही इसलिए होता है क्योंकि भैया मोस्ट ऑफ द घरों पर 20 मेगापास्कल या उससे कम स्ट्रेंथ की कंक्रीट बनती है और आपके गांव का मिस्त्री वो जानता है, वो बना लेता है। लेकिन डिजाइन मिक्स के लिए चाहिए स्किल्ड लेबर यानी इंजीनियर। क्या चाहिए? इंजीनियर। और इंजीनियर डिजाइन करेगा फिर उसकी टेस्टिंग करेगा। बात समझ रहे? लेकिन आर्बिट्रेरी मेथड से बनी कंक्रीट की टेस्टिंग वेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये पहले से कंफर्म है। इनके लिए मिक्स का अनुपात सब पहले से डिसाइड होता है, तो हम यही यूज कर लेते हैं। हम यही यूज कर लेते हैं। अब आइए बात पर आर्बिट्रेरी मेथड पर। तो याद रखिएगा मैं यहां मेंशन कर रहा हूं बल्कि आपके लिए कि भारत में कंक्रीट के अनुपात निर्धारण की सबसे सरल और अधिक अपनाई जाने वाली विधि यही है और यह विधि साधारण कार्यों के लिए उपयुक्त है। यह विधि साधारण कार्यों के लिए उपयुक्त है। आम कार्य जो है साधारण कार्य जहां 20 मेगापास्कल से कम स्ट्रेंथ की कंक्रीट की आवश्यकता है, जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहीं पर इस विधि का अपनाते हैं। यह विधि गाइडेड है। हम यहां इस बात को भी मेंशन कर रहे हैं कि इस विधि को ऐसा नहीं कि मनमाना चल रहा है। इस विधि को IS 456 ने अपने टेबल नंबर 9 में जो है बताया है कि भाई इस विधि की क्या अनुपात किस दशा में लेना आपको चाहिए। तो थोड़ा सा ये गाइडेड है, मैं इस बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं कि यह विधि IS 456 2000 के टेबल 9 के अनुसार इस प्रकार है कि भैया इसमें देखो कंक्रीट का आपको याद रखिएगा आर्बिट्रेरी मेथड से बनी कंक्रीट का टेस्टिंग वेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती। एक बात मैं यही मेंशन कर दे रहा हूं कहां पे कि भैया ये मिनिमम वाइड मेथड के पहले यही मेंशन कर दे रहा हूं। यहां देखो टेस्ट हार्डन टेस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इनमें टेस्टिंग कंपलसरी है। टेस्ट आर कंपलसरी। कौन से टेस्ट? स्ट्रेंथ टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट उनके लिए नहीं किए जाते बल्कि हम इनके लिए करते हैं कंक्रीट के हार्डन टेस्ट। सारे हार्डन टेस्ट जो है कौन से टेस्ट? हार्डन टेस्ट। आप बोल दीजिएगा हार्डन प्रॉपर्टी टेस्ट। हार्डन प्रॉपर्टी टेस्ट जो है ये इनके लिए जरूरत नहीं पड़ती है, इनके लिए करना पड़ता है, कंपलसरी है। तो अब ये सारी बातें आप जान चुके हैं, तो अब एक कहानी का एक अगला पहलू हम लोग देख लेते हैं कि IS 456 ने बताया। तो IS 456 ने साहब आपको कंक्रीट के ग्रेड और इनके मिक्स का अनुपात बता रखा है। कंक्रीट के ग्रेड और मिक्स का अनुपात बता रखा है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा ग्रेड, दूसरी तरफ लिखूंगा मिक्स रेशियो, तीसरी तरफ लिखूंगा, यहां देखिए इससे खूब प्रश्न आता है, तीसरी तरफ लिखूंगा कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का सम्मिलित भार प्रति 50 kg सीमेंट। अगली तरफ लिखूंगा प्रति
50 केजी प्रति 50 केजी सीमेंट पानी की मात्रा, और अगला लिखूंगा वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक, तो ये हमें आपको इनसे मिल जाता है। आप कहेंगे सर एक छोटे से प्रश्न के लिए इतनी जानकारी हमको नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा क्योंकि इनकी आगे जरूरत हमें पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें साहब कि नॉमिनल मिक्स में क्या हिसाब किताब चलता है, मिक्स डिजाइन में क्या हिसाब किताब चलता है, तो एक जनरल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि भैया क्या चलता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया हमारे पास तो ये आ गया। अब पहला अनुपात आता है M5 ग्रेड। कौन सा ग्रेड बोलते हैं? M5 ग्रेड। बस ध्यान से बात सुनते चलिएगा, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। लेकिन अगर बात नहीं सुनेंगे तो सारी बातें आपके आगे पीछे रह जाएंगी। ठीक, सारी बातें आपके आगे पीछे रह जाएंगी और आप समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि आगे प्रश्न जो हैं ये इसी पर पूछे गए हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। बात समझ गए हमारी? चलिए तो हम लोग चलते हैं कहां? पहला, 1 सेकंड का समय दे दीजिए प्लीज। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, और मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है कि कहीं ब्लर तो नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक, स्थितियां ठीक है, हम लोग चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भयंकर गर्मी है भाई, भयंकर। जस्ट अ सेकंड, हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, पहला ग्रेड आता है M5। M5 ग्रेड सबसे छोटा ग्रेड यही है। इसके लिए मिक्स का अनुपात चलता है 1:5:10, 1:5:10, हाँ 1:5:10 या 1:6:12, ये अनुपात चलता है। ये अनुपात इनके लिए चलता है। ये अनुपात मतलब कैसे लिखा है? ये अनुपात लिखा है सीमेंट इज टू कोर्स फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट। आपसे तो ये भी पूछा जा सकता है UP+C में कि भैया कंक्रीट के मिक्स का अनुपात लिखने का सही क्रम क्या है? तो पहले सीमेंट लिखते हैं, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट लिखा जाता है। तो अब पहला ग्रेड आया M5। M5 ग्रेड जो है, M5 ग्रेड के लिए अगर बात करिए तो कुल भार जो आता है 50 किलो अगर सीमेंट डालना है तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों मिलाकर कितने डाले जाएंगे? ये 800 केजी डाले जाएंगे। और पानी की कुल मात्रा डाली जाएगी 60 लीटर। कितनी डाली जाएगी? 60 लीटर। वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा? 1.2। अरे भैया 60/50, 60/50, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, तो 60/50 यानी वाटर सीमेंट रेशियो 1.2। ठीक, ये पहला ग्रेड है। अच्छा, दूसरा ग्रेड जो आता है M7.5, इसके लिए जो अनुपात चलता है 1:4:8 चलता है, 1:4:8। जो सकल एग्रीगेट यानी कुल एग्रीगेट का भार जो चलता है ये 625 केजी चलता है। कितना चलता है? 625 केजी। पानी की मात्रा चलती है 45 लीटर, यानी 0.9 वाटर सीमेंट रेशियो चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे साहब। नेक्स्ट बात पर अगर चर्चा करें हम लोग, मुझे 1 सेकंड दीजिए, पीडी चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड सर, हो गया कि नहीं हो गया मैं देख लेता हूं। हो गया है ये। हाँ, जो पानी की मात्रा पर अगर हम चर्चा करें, हाँ किस पर बात करें भाई, कि ये तो कहानी इसकी हो गई। अब हम बात करें दूसरा, नेक्स्ट ग्रेड। नेक्स्ट ग्रेड M10 ग्रेड। M10 ग्रेड की बात करो तो अनुपात चलता है 1:3:6। और पानी की अगर 50 केजी पर कुल कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट कितना डालना है, अगर इस पर चर्चा करनी है तो 480 केजी चलता है। ठीक, पानी की मात्रा की बात करो तो 34 लीटर पड़ता है। कितना पड़ता है? 34 लीटर। और वाटर सीमेंट रेशियो की बात करो तो 0.68 ये वाटर सीमेंट रेशियो पड़ता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं M15 ग्रेड के लिए। M15 ग्रेड के लिए, M15 ग्रेड आता है M15 ग्रेड 1:2:4, ये अनुपात चलता है इनका। अगर इनके लिए बात करो कि भैया कुल एग्रीगेट का भार कितना होगा तो 330 केजी लिया जाता है। पानी की मात्रा पर बात करो तो 32 लीटर लेते हैं। कितना लेते हैं? 32 लीटर। और इसकी बात करो तो 0.64 लिया जाता है वाटर सीमेंट रेशियो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए अनुपात चलता है 1, 1.5 और 3। जो इनके लिए कुल भार चलता है 250 केजी चलता है, 50 केजी पर कुल एग्रीगेट का भार। और पानी की मात्रा चलती है 30 लीटर, यानी 0.6। कितना चलता है? 0.6। ठीक, अच्छा नेक्स्ट ग्रेड जो आता है M25 के साथ ही लोचा है ये अनुपात या ये कंक्रीट या ये मिक्स का डिजाइन। M25 ग्रेड की कंक्रीट, इसका अनुपात तो बता देता है कि 1:1:2 अनुपात लेते हैं, लेकिन भैया
50 केजी पर कुल एग्रीगेट का भार कितना रखना है ये नहीं बता पाता, पानी की मात्रा नहीं बता पाता, वाटर सीमेंट रेशियो नहीं बता पाता, इसीलिए ये विधि आर्बिट्रेरी मेथड 20 ग्रेड से अधिक ग्रेड के लिए लागू नहीं होती। अब आते हैं अपने प्रश्न के जवाब पर। भाई इन दोनों कंक्रीट को हम बोलते हैं लीन कंक्रीट। क्या बोलते हैं? लीन कंक्रीट। बस बात ध्यान से समझिएगा, यानी M5 और M7.5 ग्रेड को बोला जाता है लीन कंक्रीट। क्या बोलते हैं हम? लीन कंक्रीट। इस कंक्रीट का प्रयोग बेस कोट तैयार करने में करते हैं। बेस कोट समझते हैं? फाउंडेशन बनाने के पहले कंक्रीट का एक लेयर जो बिछाते हैं सॉइल के जस्ट ऊपर, उसको आप बेस कोट बोलते हैं। इसमें सीमेंट की मात्रा बहुत कम होती है, आवश्यकता से भी कम होती है, तो साहब बेस कोट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये मानक कंक्रीट नहीं है। तो मानक कंक्रीट कहां से शुरू होती है? मानक कंक्रीट शुरू होती है यहां से। इसके बाद जितने ग्रेड आएंगे ये स्टैंडर्ड कंक्रीट कहलाते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट कहलाते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट M10 के बाद से शुरू होता है। M10 के बाद से शुरू होता है। M10 से बड़ी जितनी भी ग्रेड हैं दैट द स्टैंडर्ड कंक्रीट। और पीसीसी कार्यों के लिए आप स्टैंडर्ड कंक्रीट के रूप में मिनिमम ग्रेड 10 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जो आपका जवाब है यहाँ इस प्रश्न में जो जवाब है आपका, साहब यहाँ जवाब, हाँ यहाँ जवाब कौन सा है? अनुपात देखो, ये अनुपात है M20 का, ये अनुपात M20 का है, 1:3:6 ये M10 का है, ये 1:2:4 M15 का है, ये 1:1:2 ये M25 का है। तो जवाब कौन सा हमने इसीलिए चुना, इसीलिए जवाब हमने कौन सा चुना? 1:3:6। क्यों चुना 1:3:6? M10 को क्यों चुना गया? तो कारण क्या है कि M10 ही मानक कंक्रीट की, स्टैंडर्ड कंक्रीट की सबसे मिनिमम ग्रेड है। इससे नीचे जो ग्रेड है वो लीन कंक्रीट है, जो कि बेस कोट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो मानक कंक्रीट में नहीं आती है। इसीलिए M10 कंक्रीट को ही पीसीसी में मिनिमम प्रयोग कर सकते हैं आप। मैक्सिमम कोई भी ग्रेड लीजिए एज पर एक्सपोजर कंडीशन, लेकिन मिनिमम ग्रेड कितनी ली जा सकती है? 10। तो इसका जवाब यहां से मिलता है आपको। इसीलिए मैंने इतनी लंबी कहानी आपको पूरी बताई है। आई होप कि आपको ये पूरी बात, पूरी वार्तालाप समझ में आई होगी। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर हाफ ब्रिक वॉल। कह रहा है भैया 50 मीटर स्क्वायर की हाफ ब्रिक वॉल बनानी हो तो आप बताइए कितनी ईंटें चाहिए। हाफ ब्रिक वॉल बनानी है तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे? 50 मीटर स्क्वायर बनानी है आपको, मान लिया कि भैया 50 मीटर स्क्वायर की वॉल बनानी है आपको, 50 मीटर स्क्वायर की वॉल बनानी है, तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे साहब? आप समझिए, सारे बॉन्ड कैसे होंगे? स्ट्रेचर बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे? स्ट्रेचर बॉन्ड होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे? स्ट्रेचर बॉन्ड होंगे। बात ध्यान से समझिएगा, कैसे बॉन्ड होंगे? स्ट्रेचर बॉन्ड होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे? स्ट्रेचर। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक, और यहां भी मार्क कर देते हैं। ठीक, तो ये जो यहां पर है इस चीज को मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या करता हूं, आपके लिए थोड़ा सा मैं इधर कट लगा देता हूं ताकि ये आगे बढ़ा हुआ है और आपको पता हो सारे बॉन्ड कैसे हैं? स्ट्रेचर हैं। कैसे हैं? स्ट्रेचर हैं। सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे? स्ट्रेचर। आपको पता है यहां हम इनका भी प्रयोग करते हैं, तो सारे बॉन्ड या सारे के सारे फेस पर क्या दिखेगा? स्ट्रेचर बॉन्ड ही दिखेगा। कौन सा बॉन्ड होगा? हाफ ब्रिक वॉल में कौन सा बॉन्ड होता है? स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। ठीक, कौन सा? स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। यही बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। अब देखो 50 मीटर स्क्वायर का सतही क्षेत्रफल बता रहे हैं, कितने का बता रहे हैं? 50 मीटर स्क्वायर का। कितने मीटर स्क्वायर का बता रहे हैं? 50 मीटर स्क्वायर का एरिया कुल बता रहे हैं। कुल एरिया, कुल कितना एरिया बता रहे हैं भाई? कुल सतही एरिया, सतही क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं? 50 मीटर स्क्वायर। और एक ब्रिक जो है, ये एक ब्रिक जितना एरिया कवर करती है, थोड़ा इसको देखो तो एक ब्रिक कितना एरिया कवर कर रही है? तो भैया 9। इधर देखो, एक ब्रिक कितना एरिया कवर कर रही है? एक ब्रिक एरिया कवर्ड बाई 1 ब्रिक। एक ब्रिक कितना एरिया कवर कर रही है? देखो भैया, मसाले की मोटाई अगर शामिल करो, ये मसाले की मोटाई अगर शामिल करो, तो मसाले की मोटाई शामिल करते हुए ब्रिक की लंबाई कितनी हो गई? मानक ब्रिक की लंबाई वैसे कितनी होती है? ब्रिक का साइज कितना होता है? 19.9 सेंटीमीटर। यही चलता है साहब, 19.9 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अरे भैया, मसाले की मोटाई शामिल करोगे, हाँ, तो ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर थिक मोटार, 1 सेंटीमीटर थिक मोटार तो ऐड कर दीजिए, तो भैया एरिया कितना हो जाएगा? अब ब्रिक का साइज कितना हो जाएगा? तो भैया पता चल रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई और इधर ऊंचाई कितना? 10। तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, यही हुआ 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, कितना ईंटा आएगा कुल इसमें? अरे भैया, एक ब्रिक कितना एरिया ले रहा है? 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का, और 550 मीटर स्क्वायर में कितनी
तो 50 मीटर स्क्वायर में कितनी, तो ये कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, ये कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है भैया, आराम से किया जा सकता है। कहां गया भाई, आराम से किया जा सकता है। तो कितनी हो जाएंगी, बस ऐसे समझिए, तो कितनी हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक बराबर 50 मीटर स्क्वायर बटे भैया ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा गुणे 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब आप इसे निकालेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 करके, तो पता चलता है कि 0.2 मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो इनकी अगर हम लोग चर्चा करें तो पता चलेगा कि साहब ये जो ईंटें आएंगी 2500 आएंगी। कितनी ईंटें आएंगी, 2500 ब्रिक। लो आपका जवाब मिल गया। तो जवाब कौन सा होगा, 2500 ब्रिक होगा। आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कैसे करना है। हाफ ब्रिक वॉल में एरिया से ही बात होती है, तो एक टोटल एरिया देख लीजिए और एक एरिया मसाला सहित, हाँ एक ईंट कितना कवर कर रही है आप उससे डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ ब्रिक आसानी से आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक आसानी से आ जाएगा, 2500 आएगा, ये आपका जवाब होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। कह रहा ऐसा सॉइल, देख भाई सॉइल 3 तरह की होती है। अगर ग्रेडिंग की बात करो तो सॉइल के कितने ग्रेड होते हैं, ग्रेड सॉफ्ट सॉइल कितने श्रेणी क्रम होंगे, 3 देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है इसे पीजी या यूजी बोलते हैं, पीजी या यूजी। अच्छा दूसरा आता है इसे गैप ग्रेडेड बोलते हैं, और तीसरा जो आता है दैट इज वेल ग्रेडेड। क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड। 3 ग्रेडिंग आपको देखने को मिलती है। अगर इनकी चर्चा करें तो बस ध्यान से बात सुनते चलिए हमारी, हाँ बस ध्यान से बात सुनते चलिए। इसमें क्या होगा, अगर इसमें चर्चा करिए तो एक ही माप के क्या होंगे, सारे पार्टिकल सेम साइज के होंगे। इसमें बात करो कुछ पार्टिकल होंगे कुछ साइज के पार्टिकल गायब होंगे। और इसमें बात करो तो भैया सारे साइज के पार्टिकल जो है, हर साइज के पार्टिकल उपलब्ध होंगे। तो ये इस तरह से ग्रेडिंग आप देख सकते हैं। पीजी या यूजी का मतलब समझते हैं, पीजी या यूजी, इसको बोलते हैं हम पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक, अच्छा दूसरा मैंने लिखा है जीजी, इसे बोलते हैं गैप ग्रेडेड। और तीसरा लिखा है डब्ल्यूजी, इसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। ये 3 तरह की ग्रेडिंग सॉइल की देखने को मिलती है। अब हमसे पूछा गया कि भाई साहब हमें बताइए कि पार्टिकल साइज एनालिसिस करते समय D60 D10 का क्या रेशियो हो, D60 D10 का क्या अनुपात हो कि भाई हमारा जो है सॉइल कैसा हो जाए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाए। और यूनिफॉर्मली ग्रेडिंग के लिए अगर बात करो तो हम कैसे पता कर पाते हैं सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या नहीं है। तो फॉर ग्रेडिंग वी यूज, सॉइल की ग्रेडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का यूज करते हैं, यूनिफॉर्मिटी का उपयोग करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU होता कितना है, CU बराबर, CU की अगर बात करो तो CU होता है D60 by D10, D60 by D10। तो ये कही दशा है, बात ध्यान से सुनो, इफ D60 बराबर D10 अगर ये हो जाता है तो भाई ऐसी दशा में CU क्या हो जाएगा, तो ऐसी दशा में CU बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लगभग 1 हो जाएगा। और आप याद रखिएगा जब CU 1 हो जाता है तो ऐसी सॉइल को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बोला जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए किसका किसका वैल्यू, D60 और D10 का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमारा जवाब यहां है, हमारा जवाब यहां है। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछ लेता तो 1 होना चाहिए। कभी कभी तुमसे पूछ लेता CU बता दीजिए, CU किसका किसका अनुपात है, D60 D10 का, हाँ D60 और D10 का। तो आप यहां जवाब जो देना चाहें वो जवाब आपका क्या हो जाएगा कि भैया D60 बराबर D10, ये जवाब आपका हो जाएगा। आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, D60 बराबर, सॉरी आपका ये जवाब हो जाएगा कि भाई ऐसी दशा में D60 और D10 क्या होते हैं, लगभग बराबर, लगभग बराबर। ठीक, चलिए तो इतने प्रश्न आपके हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
अ प्लेट लोड टेस्ट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग बेयरिंग प्लेट मेड ऑफ माइल्ड स्टील। कह रहे हैं भैया प्लेट टेस्ट हम जो करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट जो करते हैं वो स्टील की एक बियरिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें उस प्लेट की मोटाई क्या होती है आपको पता है? 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना लेते हैं? तो यहां सीधा सीधा लिख दीजिए क्या, प्लेट टेस्ट में, प्लेट लोड टेस्ट में स्टील सीट की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं। और यही आपका ये जवाब समाप्त हो जाता है। इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि प्लेटलेट टेस्ट पूरा आप लोग क्या करें, एक्सप्लेन आउट करें। इससे ज्यादा जरूरी नहीं, प्लेटलेट टेस्ट आगे हम लोग चलेंगे तो एक्सप्लेन आउट और कर लेंगे। ठीक, अब मुद्दा यहां तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू मैन होल्स ऑन अ स्ट्रेट अलाइनमेंट फॉर डायमीटर ऑफ सीवर अबव 150 सेंटीमीटर इज। कह रहे 150 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर वाले 150 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर वाले 150 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर वाले मैन होल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? सीवर लाइन की बात है, ये पीएचई का क्वेश्चन है। सिलेबस देखो कितना मजेदार है, सिलेबस में कहीं मेंशन ही नहीं था और यहां आपसे पूछ रहे हैं, सिलेबस में मेंशन ही नहीं था, यहां आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करिएगा ऐसी दशा में? तो भाई हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग क्या करें कि पूरा जब भी पेपर दें, सिलेबस जो मन करे वो दें, लेकिन हम पूरा का पूरा डिप्लोमा, पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग तैयार करके जाएंगे ताकि कोई भी प्रश्न वो पूछे जवाब हमारे पास हो। ठीक, वरना मैंने आपको पहले दिन के लेक्चर में बताया था कि देखो सिलेबस क्या दिया है, प्रश्न कहां कहां से पूछा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज ही जो आपको मिल जाएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से फिर शुरू करते हैं, आगे ले चलते हैं। ठीक, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे की तरफ। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में।